प्रत्याशियों के नाम घोषित होते ही निगम उपचुनाव की तैयारियों में रफ्तार। कांग्रेस ने 2 से 3 सीट जीतने का किया दावा। बोले आप विधायक रोहित मेहरोलिया सोच समझकर चुने कैंडिडेट। गांधीनगर थाना पुलिस ने लूट की कोशिश कर रहे 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक साथी फरार, ढूंढने में जुटी पुलिस। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी का विरोध जारी। बोले डॉक्टर गौतम सिंह, सरकार की नई नीति से होगी दिक्कत। डॉक्टर मीना हरिसिंघानी ने बताया मिक्सोपैथी को बढ़ावा। किसान आंदोलन को चलते हो गए 74 दिन। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन स्थल पर किसानों ने शुरू की गन्ने की खेती। साथ ही सरकार के किसी भी नए प्रस्ताव पर किसानों ने किया इनकार। और क्या एक बार फिर से रुलाएगा प्याज? गाजीपुर सब्जी मंडी में 30 से 35 रुपए किलो पहुंच गया थोक दाम। आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमसीडी के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के साथ ही उपचुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। यमुनाबाद इलाके में एमसीडी की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनावी रणभेरी बच चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली में वार्ड त्रिलोकपुरी से विजय कुमार, कल्याणपुरी से धीरेन्द्र कुमार और चौहान बांगर से मोहम्मद इशराक खान को उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद इशराक खान जो कि सिलमपुर के पूर्व एमएलए भी रहे हैं, उन्हें चौहान बांगर वार्ड से टिकट मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित मेहरोलिया का कहना है कि एमसीडी को बीजेपी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। हम जनता को समझाएंगे कि बीजेपी एमसीडी को संभाल नहीं पा रही है, इसीलिए कैंडिडेट्स को सोच समझ कर ही चुने। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, खासतौर से जो बुनियादी क्षेत्रों के अंदर, चाहे बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सभी जगह बहुत शानदार काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने किए हैं। और आज जो हमारे उपचुनाव होने, खासतौर से त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 2 के अंदर, तो हम उन्हीं कामों को लेकर दिल्ली में जनता के बीच में जाएंगे। और जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, 15 सालों से जो भाजपा वालों ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बना दिया है, उसके भ्रष्टाचार को भी उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व और सभी क्रांतिकारी नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता के बीच में उनके भ्रष्टाचार को भी उजागर करेंगे और जनता के बीच में ये संदेश लेके जाएंगे कि भाजपा वाले, बीजेपी वाले एमसीडी को संभाल नहीं पाए हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को वोट दें। वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए शनिवार को उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए त्रिलोकपुरी से बालकृष्ण, कल्याणपुरी से धर्मपाल मौर्य, चौहान बांगर से चौधरी जुबेर अहमद को टिकट दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि 5 सीटों के उपचुनावों में हम 2 या 3 सीटें जरूर जीत कर लाएंगे। साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस का कंपटीशन सिर्फ आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से उनका कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए ऐसा है कि पिछली बारी भी कंपटीशन था। जब अजय माकन प्रदेश के अध्यक्ष थे तो हमारी 17 में से 5 सीटें आई थी। आज 5 सीटों का चुनाव है तो रेशो लगा लीजिए, 2-3 सीट तो अभी भी आनी चाहिए कांग्रेस की। मुझे उम्मीद है पूरी कोशिश तो करेंगे हम सारी सीटें निकालें, लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस 5 सीटों में कहीं पीछे रहेगी इस बारी, क्योंकि जमनाबाद में 3 सीटों का चुनाव है, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, चौहान बांगर में जुबेर को टिकट मिली है, कल्याणपुरी से दी है धर्मपाल मौर्य को और त्रिलोकपुरी से दी है बालकृष्ण बाली को। तो तीनों कैंडिडेट मजबूत हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तीनों कैंडिडेट्स चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पुराने और ये मजबूत कैंडिडेट्स हैं सारे। देखिए जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, चुनाव के अंदर हमेशा कंपटीशन होता है, कोई नई बात नहीं है और चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे।
और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि तीनों सीटें जमुना पार में बीजेपी का कोई हिसाब किताब मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर हमारी फाइट होगी तो आम आदमी पार्टी से होगी, बीजेपी से हमारी कोई फाइट नहीं होगी। वहीं निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने उपचुनाव के लिए सबसे आखिर में आज रविवार को उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने त्रिलोकपुरी से ओम प्रकाश गुगरवाल, कल्याणपुरी से सियाराम कनौजिया और चौहान बांगर से मोहम्मद नजीर अंसारी को मैदान में उतारा है। इस पर बात करते हुए बीजेपी नेता महेंद्र कुमार आहूजा का कहना है कि बीजेपी ने कैंडिडेट्स बहुत सोच समझकर ही तय किए हैं। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे जन सेवा की भावना के साथ, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, कमल चुनाव चिन्ह के पीछे, मोदी जी के नेतृत्व के नीचे लगातार काम करते हैं। इसीलिए हमें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि केजरीवाल सरकार ने अपने उम्मीदवार पहले से घोषित कर दिए हैं। उनकी ये व्यवस्था है कि कैंडिडेट और उसके निजी मित्र और रिश्तेदारों ने ही ये काम करना होता है चुनाव में, हमारी तरह नहीं कि हमारा एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, उसके लाखों लाखों कार्यकर्ता दिन रात जो मेहनत करते हैं, उन्हीं को हम चुनाव परिणाम के रूप में देखते हैं। हम अलग से चुनाव की कोई विशेष तैयारी करें, इसकी आवश्यकता हमको नहीं रहती। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के निगमों में 28 फरवरी को उपचुनाव होंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 3 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 8 फरवरी है और उम्मीदवार 13 फरवरी तक नामांकन वापस भी ले सकते हैं। निगम चुनाव नतीजे 3 मार्च को घोषित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रिपोर्टर वंदना कश्यप, कैंट, CCN। तो शाहदरा जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका एक साथी फरार चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये बदमाश गुरुद्वारे वाली गली में 2 फरवरी की दोपहर एक दुकानदार को लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शोर शराबा हो जाने के कारण बदमाश पैसे तो नहीं लूट पाए थे और हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लगे CCTV फुटेज खंगाले और 4 दिनों में केस सुलझा लेने का दावा किया है। शाहदरा जिले के एडिशनल DCP संजय सेन ने बताया कि गांधीनगर थाना पुलिस ने बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करके सफलता हासिल की है। इसमें पकड़े गए बदमाशों में मुकेश उर्फ बंटी और आशु उर्फ सनी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से इनका एक साथी फरार है। पुलिस उसको ढूंढने में लगातार जुटी हुई है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर लागू किए जा रहे नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के फैसले के विरोध में देश भर के एलोपैथी के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर गौतम सिंह का कहना है कि देश भर में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है। मिक्सोपैथी में कई ऑपरेशन की इजाजत सरकार ने दे दी है, इसका हम विद्रोह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इतने पड़ाव से गुजरते हैं तब जाकर डिग्री मिलती है। सरकार की इस नई नीति से दिक्कत होगी। वहीं डॉक्टर मीना हरिसिंगानी ने भी कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि सरकार मिक्सोपैथी को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उनका क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। आज जो हम ये बात कर रहे हैं मिक्सोपैथी के लिए, इसके लिए आपने देखा होगा देश भर में डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और डॉक्टर बड़ी संख्या में बाहर निकल के इसके खिलाफ जो है वो सरकार को अपनी आवाज दे रहे हैं और इसके खिलाफ जो है वो आम आदमी को जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों, मिक्सोपैथी जो है इसके अंदर सरकार ने जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्साएं हैं, जो शैलियां हैं, उनके अंदर एलोपैथिक ऑपरेशन करने की इजाजत दी गई है। आई का ऑपरेशन, फेफड़ों का ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन, अंतड़ियों का ऑपरेशन, ऐसे कई ऑपरेशन है जिसकी इजाजत आयुर्वेदिक डॉक्टर को दे दी गई है। इसमें हमारा आक्रोश ये है कि जो एक एलोपैथिक डॉक्टर होता है वो 5 साल की MBBS करने के बाद अपना इंटर्नशिप करता है 1 साल का, उसके बाद 3 साल की जो है वो MD करता है, उसके बाद या MS करता है और उसके बाद जो है वो 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करता है। फिर वो एक जूनियर डॉक्टर बन के आता है और हम घबराते हैं, सोचते हैं कि क्या हमें एक जूनियर डॉक्टर से सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। अगर जो है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो कि सिर्फ 1.5 साल की ट्रेनिंग में आ गया और सरकार ये कहती है कि ऐसे लोगों को हम गांव में भेज देंगे और गांव में जो है वो इलाज करेंगे,
क्या गांव के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना सही है? तो कहीं ना कहीं एक ये सरकार का जो एक डिसीजन है, ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, मिक्सोपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मानते हैं कि आयुर्वेद कई चीज़ों में सही है, लेकिन आप ये देखिए कि आज तक क्यों नहीं इतने बड़े अस्पताल बने, जैसे एम्स वाले अस्पताल इस तरह के सिर्फ एलोपैथी में बने हैं, क्यों नहीं आयुर्वेद के बने या होम्योपैथ के बने? क्योंकि उसमें इमरजेंसी में आयुर्वेद में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो मरीज़ को बचा दे मरने से। समझ रहे हैं आप? तो उसमें ये है कि इमरजेंसी का ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं वेंटिलेटर पे पेशेंट जा रहा है या कोई जिसको ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन तो एलोपैथिक में आएगा, ऑक्सीजन की को तो आयुर्वेदिक में तो है नहीं। वो तो कहेंगे जी खुले हवा में उसको डाल दो। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी वाली ट्रीटमेंट सिर्फ एलोपैथिक में है। तो इसलिए मिक्सोपैथी जिन डॉक्टरों को पढ़ाया ही नहीं जाता, आयुर्वेद वालों को सिर्फ उसकी जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है, तो ज़्यादातर आयुर्वेदिक जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने आप को वैद्य लिखने में क्यों शर्माते हैं? तो जिस महामारी से हम लोग पिछले 1 साल से परेशान हैं, अब इस कोरोना महामारी की रफ्तार दिल्ली में धीरे धीरे कम होती जा रही है। तमाम कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को अब नॉन कोविड कर दिया गया है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पूर्वी दिल्ली में लगाई जा रही है। वहीं इसी के साथ IMA EDB के अध्यक्ष सुनील सिंघल ने भी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जाकर टीका लगवाया है। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु सिंघल भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी कोरोना का टीका लगवाया और पूर्वी दिल्ली की आवाम को टीका लगवाने के लिए अपील की है। डॉक्टर सिंघल ने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि IMA EDB ने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की और इस महामारी से लोगों को बचाया है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बुखार, कोई फीवर, कोई दर्द नहीं है। और करीब मैं वहाँ 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रहा और ऑब्जर्वेशन में आने के बाद मैंने अपनी मीटिंग्स अटेंड की और फिर शाम को फिर OPD कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और आप सभी भी अपना नंबर आने पर भी वैक्सीन लगवाएं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को रविवार को 74 दिन पूरे हो गए। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद किसानों और सरकार के बीच वार्ता बंद है, जिसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार अगर नया प्रस्ताव लाती है तो हम अपने किसान संगठनों से बात करके उस पर विचार करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि हमें कोई नया प्रस्ताव मंजूर नहीं है, हमें कोई नया प्रस्ताव नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कानून वापसी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वहीं आंदोलन स्थल पर बैरिकेडिंग के पास फूल लगा दिए गए हैं किसानों के द्वारा और मिट्टी डालकर गन्ने की खेती करनी शुरू कर दी गई है। रणनीति तो एक ही है, अपनी मांगों को मनवाना, 3 काले कानून वापस और MSP पे कानून, यही रणनीति, और कोई दूसरी रणनीति नहीं है। और जो भी पंचायतें चल रही हैं, डिमांड है जनता की, जागरूक हुई है जनता। खासकर सरकार का जो रवैया है किसानों को दमन करने का, उस दमनकारी रवैये से किसानों में आक्रोश है, जागरूकता है और जगह जगह मीटिंग मांग रहे हैं। मीटिंग चल रही है, तैयारी चल रही है। आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। आने दो, प्रस्ताव आने दो, पहले प्रस्ताव आए फिर उस पर विचार करेंगे। बैरिकेड देखो दिल्ली की तरफ से किए गए हैं, बैरिकेड का हमारे लिए ऊपर कोई असर नहीं है। चाहे जितना बैरिकेड कर लें, कुछ भी कर लें, उससे हम लोग डरने वाले नहीं, भयभीत होने वाले नहीं हैं। और जब हम देखेंगे कि हमारे राशन पानी और किसानों के आने का रास्ता अवरुद्ध होगा, तब जरूर उस पर हम कदम उठाएंगे। कोई भी अगर बात सरकार करती है, कोई कमेटी बनती है, तो उसमें किसान से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान का मुद्दा है। किसान की आप आय दोगुनी करना चाहते हो, किसान से भी पूछ लो कि आय दोगुनी कैसे होगी। भाई कॉल तो नंबर होगा किसान के पास में, किसान नेताओं के पास में, तभी तो कॉल करेंगे। वैसे कैसे कह दिया कि एक कॉल की इंतजार सरकार कर रही है, भाई वो नंबर अपना आप दे दो, उस पर किसान कॉल कर लेगा। सरकार अगर यही चाह रही है कि पहल किसान करे, किसान कॉल करे, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसान देश को बचाने की और खिलाने की बात करता है, बर्बाद करने की बात किसान कभी नहीं करता है। जब सरकार को फ़ोन नंबर दे दिया, सारा काम दे दिया, किसान ने दे दिया, हम तैयार हैं, फिर क्या कमी है? किसान की कोई कमी है क्या? किसान की तो कोई कमी नहीं। अब सरकार की कमी है। सरकार क्या चाह रही? सरकार यह चाह रही कि ये कहीं को उलझ है। सरकार को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा।
ना हम दूसरे कोई प्रस्ताव नहीं, हमारे तो तीनों काले कानून वापस हो और मूल समर्थन निराकरण हो, तो उसके बाद ही यहाँ से घर वापसी होगी, वरना तो हम यहीं रहेंगे। तो पिछले 3 दिन में प्याज के थोक दामों में उछाल आया है। गाजीपुर सब्जी मंडी में जो प्याज 3 दिन पहले तक 18 से 30 रुपए किलो में बिक रहा था, अब उसका थोक भाव 30 से 35 रुपए किलो पहुंच गया। आढ़तियों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक आवक इसी प्रकार की रहनी है, जिससे प्याज समेत तमाम सब्जियों के दाम यही रहने के आसार नजर आ रहे हैं। थोक दाम में इजाफे की वजह से रिटेल बाजार में प्याज और भी महंगा हो गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय है। प्याज के दाम बढ़ने से लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं आलू मंडी में 10 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। आलू इतना मंदा हो गया, टमाटर भी मंदा है, प्याज भी मंदा ही है। गोभी, बंद गोभी देखो आप, बंद गोभी का पट्टा 50 किलो का 50 रुपये का बिक रहा है, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो बंद गोभी बिक रही है। कम क्यों हो रही है? फसल आई हुई है, नई फसल आ गई इसलिए रेट कम हो गए। बम्पर फसल है, बढ़िया फसल आई हुई। बाकी वो जो आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, थोड़ा लंबा रूट लेना पड़ता है, उन्हें जाम में फंसना पड़ता है। माल उनके भी जा रहे हैं, सबको सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा होता है, ऊपर नीचे होते हैं प्याज के रेट, लेकिन अभी इस टाइम नई प्याज की फसल है, प्याज की मंडी में कोई कमी नहीं है। अभी सेम ही रेट आ रहे हैं। प्याज 25 से 30 रुपए किलो की प्याज मंडी में है इस टाइम। उनमें उछाल के इस टाइम मौसम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो वेदर चल रहा है इसमें सब्जी कुछ ज़्यादा होती है, इस वजह से सब्जी हमेशा ही मंदी होती है इस सीज़न में। नहीं, किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। धनिया 5 रुपये किलो हो रहा है, आलू 7 रुपये किलो हो रहे हैं। सब्जी तो इतनी सस्ती है कि कोई उठाने वाला ही नहीं है। गोभी 2 रुपये किलो बिक रही है इस टाइम बाजार में। ये तो उछाल जो महंगी सब्जी महंगी आती है गर्मी में, अप्रैल मई में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीनगर किशन कुंज विधायक ऑफिस में आज बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं द्वारा बजट को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बीजेपी नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को 2021-22 बजट की अच्छाइयां समझाई गई और बजट से संबंधित मुद्दों पर बात भी की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बजट से अगर किसी को कोई समस्या है तो वो अपना सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद उस सुझाव को आगे ले जाया जाएगा। साथ ही कहा कि इस प्रकार की मीटिंग जिले के हर मंडल में की जाएंगी। कार्यकर्ताओं के बीच बजट के बारे में बताया गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। क्योंकि बजट इतना अच्छा है कि 8 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी विपक्ष की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी कि बजट के विपरीत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते। हर क्षेत्र में सराहनीय बजट है। मोदी जी ने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसको लाभवंत ना किया हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे वो सड़कों का हो, कोई भी काम है सब बजट में समाहित है। बजट बहुत अच्छा है, इसके लिए मैंने लोगों को बताया। वो बजट इतना अच्छा था कि लोगों ने उसका जी भर करके स्वागत किया। वो गरीब का और किसान का बजट है, मजदूरों के लिए बजट है। उस बजट के निमित्त भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, कल जिला कार्यकारिणी ने भी उस बजट का अनुमोदन किया और आज सभी जिले के, हमारे सादरा जिले के 19 मंडलों में कार्यकारिणी बुलाई गई, जिसमें कि उस बजट को एक बहुत ही सराहाया गया और हमने लोगों को बजट की जो उपलब्धियां थी, उस बजट की जो अच्छाइयां हैं वो बताई। जनता को बताना चाहते हैं अपने मंडल के माध्यम से कि जो मोदी जी का बजट ला पेश हुआ है उसके में क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों को समझ में आए, लोग समझे कि क्या है। एक्चुअली पूरी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अपने मंडल के उसके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं, हर बात हर आदमी तक पहुंचे। तो इसीलिए हमने मीटिंग करी थी। हमारे जिला के हमारे महामंत्री अनिल शर्मा जी भी हमारे उपस्थित रहे और सबने इस प्रस्ताव को पास किया, सबकी सहमति रही इसमें। और हम चाहते हैं जन जन तक लेके जाएंगे इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या रखा है। पार्टी ने जो काम किया उसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में आई है कि भाई हमने ये बजट पेश किया है, अगर आप इसको सही मानते हैं तो आप इसका अनुमोदन करिए। आपको लगता है इसमें कहीं पर कोई सुधार हो सकता है तो आप वह बताइए, सरकार उसको भी समावेश करके और अधिक अच्छा करने का प्रयास करे। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में एक निजी संस्था ने हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना चेकअप कराया। आयोजक के मुताबिक ये कैंप कोरोना काल आने की वजह से लगभग 11 महीने बाद लगाया गया, जिसमें उम्मीद के मुताबिक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। कैंप में आई टेस्टिंग, फिजियोथेरेपी और शुगर जैसी जांचें निःशुल्क की गईं और किसी को मोतियाबिंद की शिकायत होने पर इलाज की प्रक्रिया भी समझाई गई। ये हमारा कैंप बिल्कुल फ्री था
इसमें किसी का कोई चार्ज नहीं था। इसको हमने लॉकडाउन के टाइम से काफ़ी समय से, हमारा वैसे हर संडे कैंप होता था, ये फरवरी के बाद में हमारा फर्स्ट टाइम इस साल में कैंप लगा है, पिछले साल से। इसमें हमने फिजियोथेरेपी का, एक्यूप्रेशर का, और हमारा इसमें आई के लिए आँखों की जांच भी थी, शुगर भी था इसमें, और हमें एक्यूप्रेशर के लिए भी करा कैंप था इसमें हमारा। देखिए रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, उम्मीद से ज़्यादा लोग आए हैं और प्रॉपर हाइजीन तरीके से हमने कैंप को शुरू किया था, सैनिटाइज वगैरह करा के, और लोगों के अंदर जो एक डर और भय का माहौल था वो भी काफ़ी हद तक निकल चुका है। पेशेंट जो आए हैं नॉर्मली पेन मैनेजमेंट के पेशेंट हैं। अभी मेरे पास 10-15 पेशेंट आ चुके हैं और हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, ओल्ड पेशेंट भी आ रहे हैं, यंग भी आ रहे हैं, ज़्यादातर ऑर्थो के पेशेंट आ रहे हैं, कुछ न्यूरो के भी आए हैं, पार्किंसन वगैरह के पेशेंट आए, सर्वाइकल के, बैक एक के पेशेंट आए हैं, तो अच्छा चल रहा है सुबह से। हमारे यहाँ पे लगभग 60 की ओपीडी हुई है और ये लॉकडाउन के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है हमारा, तो हम जो काफ़ी खुश हैं कि इतना लोग अवेयरनेस हैं आई के लिए। और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो जो है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी फ़ोन वगैरह यूज़ किया, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, तो आंखों में ड्राइनेस की काफ़ी लोगों को दिक्कत है, तो उसके लिए हमने कुछ ड्रॉप्स वगैरह, कुछ एक्सरसाइज वगैरह लोगों को बताई है। कुछ लोगों को जैसे मोतियाबिंद की शिकायत मिली है, तो उनको हमने पहले चेकअप के लिए बोला है कि क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये नहीं है कि मतलब कि ऑपरेशन कराए और विज़न क्लियर हो गया, हमें उसमें पहले रेटिना का एग्जामिनेशन करना होता है कि हम प्रॉपर बता सकें कि उनका विज़न जो है कितना पॉसिबिलिटी आने की है, तो उनको हमने पहले चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजा, उसके बाद फिर हम उनका ऑपरेशन के लिए प्लान करेंगे। आँखों के लिए आई थी मैं यहाँ पे। अभी एक स्टेप पे कहीं चेक हुआ या नहीं अभी? हाँ, यहाँ पर मैंने अभी इस वाली मशीन पे चेकअप कराया था मैंने अभी, तो मुझे बताया गया कि और डॉक्टर से करिए आप कंसल्ट। अब नहीं, मुझे अच्छा बताया डॉक्टर जी ने, मुझे बताया कि आंखों में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा मेरे हल्का सा मतलब सिर में दर्द होता था, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने लिख के दिया ड्रॉप्स मेरे को। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।